हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसे हम कर रहे थे और उसका ये पार्ट नंबर 2 है। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की है, अक्षांश जो रेखाएँ हैं उसको लेकर समझा, ग्लोब को समझा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें देशांतर जो है इसे हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो अक्षांश होता है, अक्षांश में जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से जो हैं हमारे, जो इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ और इस तरीके से नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है देशांतर रेखाओं को। लॉन्गिट्यूड जो है यानी कि लंबी रेखाएं हैं, इसीलिए इसे इंग्लिश में जो है लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अक्षांश जो रेखाएं होती हैं हमारी लेटी हुई होती है, इसलिए उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम जो है हमारा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसे रीड करेंगे, इसे समझेंगे। तो देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी, उनकी जितनी भी लंबाई है वो समान होती है। पहली बात, लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ऐसी कोई रेखा जो है हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर नहीं खींची हुई है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी, ये काल्पनिक रेखा है। और पहली बात क्या थी, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी जो ये देशांतर रेखाएं हैं वो समान हैं, यानी कि उनकी लंबाई इक्वल है। अब देखिए, इनके बीच का जो गैप है उसमें अंतर हमें देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये गैप दिखाया गया है, ये वाला गैप चौड़ा है यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में ज़्यादा गैप है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम गैप होता जा रहा है, फिर बिल्कुल ही यहाँ पर एंड पॉइंट पे आकर सारी की सारी मिल रही हैं। यानी कि इनके बीच में जो अंतर होता है वो क्या है, वो दोनों पोल, जो हमारे जो नॉर्थ पोल और जो हमारा साउथ पोल होता है, यानी कि जब देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाती हैं तब क्या है, छोटी होती चली जाती है, इनके बीच का गैप छोटा होता चला जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं, उसमें जाकर ही सारी की सारी रेखाएं क्या आपस में मिल जाती हैं। तो ये हमारी हैं देशांतर रेखाएं, हमने देख लिया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थान को देखना है, किसी भी स्थान के बारे में पता लगाना है कि ये कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो हम अक्षांश जो है उस रेखा के द्वारा देख सकते हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत हमें ये भी होती है कि जो अक्षांश रेखा होती है, अब देखिए जैसे कि जो हमारा टोंगा महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर में है, और जो हिंद महासागर में क्या है, हमारा मॉरिश द्वीप है। तो ये दोनों द्वीप क्या है, अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। और ये क्या है, 20 डिग्री जो दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उस एक अक्षांश रेखा पर क्या है, ये दोनों के दोनों, ये जो हमारे द्वीप हैं वो दोनों के दोनों स्थित हैं। तो इसका मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। हो सकता है कि ये जो हमने अभी देखा, ये वाला यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा क्या होता है कि हमने क्या है, दो लाइनें अपनी काल्पनिक सोच लिया, केवल अक्षांश रेखा से कुछ नहीं होने वाला है, हमें क्या है, देशांतर रेखा की मदद की ज़रूरत है। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये आपका जो है, हमने ग्लोब को ओपन कर दिया है, ठीक है, एक पेज की तरह। इसमें जो है ये हमारी अक्षांश रेखाएं, क्योंकि ये लेटी हुई हैं, और ये देशांतर रेखाएं खड़ी हुई। अब देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि ये जो पॉइंट है हमारा, अगर मैं कहती हूँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यहाँ से जो है देशांतर रेखा जो कौन से डिग्री पर है, और यहाँ से जो अक्षांश रेखा का कौन सा स्थान है, और यहाँ से हम क्या एग्जैक्ट पॉइंट क्या है निकाल सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है पूरे पैराग्राफ में। और फिर देखिए, फिर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो संदर्भ है जिसे हम देशांतरीय याम्योत्तर भी कहते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि देशांतर जो हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे अंशों में मापा जाता है, यानी कुछ अंशों में मापा जाता है। आप देखेंगे कि हर देशांतर के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो हम जो है 15 डिग्री के तौर पर नापते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर फिर से आएँ हम और हम देखें कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इसको हम क्या है, इसे हम 15 डिग्री के तौर पर नापते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे।
अब देखिए, ये जो जितने भी प्रत्येक अंश यानी कि जो दूरी नापी जाती है अंश में, उसे हम मिनट में तोड़ते हैं, यानी कि मिनट में क्या है, हम उसे कितना पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम फिर से दोबारा से आते हैं अपनी इसी पिक्चर पे, क्योंकि हम देखकर जितना समझ सकते हैं उतना पढ़कर नहीं समझ सकते। तो देखिए, इनके बीच की जो ये दूरी आपको दिखाई दे रही है, अगर मुझे क्या है, इस वाले अक्षांश से मुझे इस वाले देशांतर से इस वाले देशांतर पर जाना है, तो ये जो बीच का गैप है, इसे पूरा करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम जो है उसे हम मिनट में भी तोड़ते हैं, और मिनट को हम क्या करते हैं, सेकंड में भी बांटते हैं। और इस तरीके से अब जाकर हम जो टाइम का फॉर्मूला एक निकल के आता है उसे हम लगाते हैं और निकालते हैं। वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, वो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली एग्जाम्स में आपके क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, कुछ अंश जो होता है यानी कि 15 डिग्री जो है, उसमें हम जो है इनके बीच की जो दूरी होती है उसे नापते हैं, और ये क्या है, ये यहाँ पर जो पोल होते हैं उनमें जाकर जो है देशांतर रेखाएं मिल जाती है, और लंबाई देशांतर रेखाओं की समान होती है, और ये काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, यहाँ पर हमें बता रखा है ये अर्धवृत्त जो है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे मैंने बताया है कि जो पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते जाते जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, उनकी जो दूरी होती है आपस में वो कम हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जाकर ये सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, और इसी को ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो पोल होता है उसे ध्रुव बोलते हैं। तो यही चीज़ हमें बताइए कि ऊपर जाते जाते पोल की तरफ जाते जाते जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो घटता चला जाता है, और एक ऐसा ध्रुव का पॉइंट आता है जहाँ पर जाकर ये शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी, और इसे क्या है, हम क्या कहते हैं, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ये जो है शून्य पॉइंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर देखिए, हमें बताया गया जो अक्षांश रेखाएं हैं उससे किस तरीके से भिन्न है देशांतर रेखा, यानी कि हमारा जो अक्षांश होता है उससे देशांतर रेखाएं किस तरीके से अलग हैं, यहाँ पर ये चीज़ बताई। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है, फिर भी हम यहाँ पर समझते हैं कि अक्षांश रेखा से किस तरीके से देशांतर रेखा अलग है। तो देखो, अक्षांश रेखा की बात की जाए तो उससे क्या, देशांतर जो यामोत्तर है वो बिल्कुल अलग होती है। लंबाई जो होती है यामोत्तर की, देशांतर यामोत्तर की जो लंबाई होती है वो समान होती है। जैसे मैंने बताया कि जो ये हमारा ये ग्लोब है, और इस पर जो है हमारी ये रेखाएं खींची गई हैं, ये हमारे देशांतर रेखाएं होती है, और इनकी लंबाई समान होती है। बट जो अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे कि ये हमारी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लंबाई सेम नहीं। देखिए, ये कितना बड़ा आ रहा है, ये कितना छोटा आ रहा है, और ऊपर जाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अक्षांश रेखा क्या होती है, उनकी रेखाएं समान नहीं होती हैं, उनकी लंबाई समान नहीं होती है, यही बात यहाँ पर बताई गई है, यही मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि हम क्या मानेंगे, किसी एक देशांतर रेखा को हम एक मेन पॉइंट मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने टाइम जो है उसे डिसाइड करेंगे। और वो जो देशांतर रेखा है जिसे जो है कई देशों ने जो है ये माना है कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि उसे जो है समय निर्धारण करने के लिए जो है उसे 0 देशांतर माना है, वो हमारा है ग्रीनविच। आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश में है, ठीक है, ब्रिटिश की जो राजकीय वेधशाला है वहाँ पर स्थित है ये ग्रीनविच, और यहीं से जो है ये जो हमारे देशांतर रेखा खींची गई है। तो ये देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए, मानिए ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ पर जो है हमारी जो भी ये देशांतर रेखाएं हमने खींची हैं इस तरीके से, तो मान लेते हैं इसमें से क्या है, एक जो है यहाँ पर मान लीजिए ये है, इसको हमने क्या है, हमने जो है मेन मान लिया, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टाइम का डिसाइड करेंगे। तो देखिए, इसके इस साइड आएंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूर्व होता है, यानी कि पहले, यानी कि सूर्य की रोशनी इससे पहले जितने भी स्थान हैं, इसके पूर्व में जितने भी स्थान हैं, सूर्य की रोशनी इन पर पहले पड़ेगी। और ये क्या होता है, वेस्ट का इलाका होता है, यानी कि पश्चिम, यानी कि यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच के बाद में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मेन था इसमें। फिर यहाँ पर बताया गया है हमें, देखिए, फिर यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है इसको क्या माना गया है, जो ये ग्रीनविच जो है स्थान, इसे हमने इस देशांतर रेखा, जो ग्रीनविच से जो भी देशांतर रेखा गुजरती है उसे हमने क्या है एक नाम दिया, जिसे प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। और इसका जो मान है वो 0 देशांतर माना गया, 0 डिग्री देशांतर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा। और अगर हमारे टोटल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो टोटल देशांतर रेखाएँ 180 डिग्री हैं, यानी कि 180 जो है हमारी टोटल देशांतर रेखाएँ होती हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ये देशांतर रेखाएँ हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक जो है उसे क्या है, हमने मान लिया है प्रमुख जो यामोत्तर, यानी कि
यहाँ से लेकर हम वापस आते हैं इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये पूर्व से और पश्चिम से दोनों बारी में एक बार काउंट होगी। यानी कि ये जो स्थान है, पश्चिम से जाएंगे फिर पूर्व में आएंगे, तो ये स्थान एक ही बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसे भी एक माना गया। और बाकी यहाँ पर और यहाँ पर जितनी है इनको मिलाकर जो है 180 जो है टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो बनती है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये जो हमारे देशांतर रेखा हमने डिसाइड की है प्रमुख यामोत्तर, वो क्या करती है, पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि हमारी अक्षांश रेखा भी दो बराबर भागों में बांटती थी उसे। अक्षांश रेखा किस तरीके से बांटती है, अक्षांश रेखा क्या करती है, ये जो हमारा ऊपर का भाग है इसे हम क्या है नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ वाला साइड है ये, ठीक है। यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो है उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, और नीचे का जो साइड है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पर अगर हम देशांतर रेखा की बात करते हैं तो देशांतर रेखा में हम देखेंगे कि ये जो प्रमुख यामोत्तर माना और इसके साइड का जितना भी ये एरिया है इसे हम पूर्व का जो गोलार्ध है वो कहेंगे, और इसे दक्षिण का इसे जो है पश्चिम का गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांटते हैं देशांतर रेखाएं, भी आपको ध्यान रखना है। और यही चीज़ बताई गई है। जो हमारा जो ये प्रमुख यामोत्तर है ये क्या करता है, प्रमुख यामोत्तर के अगर पूर्व में जाएंगे तो वो हमारा पूर्वी गोलार्ध होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध होगा। और ये बात जानने के लिए आपके लिए रोचक होगी कि 180 डिग्री जो पूर्व और पश्चिम जो है 180 डिग्री, यानी कि अगर पूर्व से हम अगर 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है उसे देखेंगे और पश्चिम से 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है उसे देखेंगे, तो दोनों की दोनों क्या है, सेम है। यानी कि पूर्व से देख लीजिए, जैसे ये है, देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया है ये प्रमुख यामोत्तर, देखिए ये दिखाया गया है। तो अगर हम इसे देखेंगे पूर्व से, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये क्या है, ये 180 है, और पश्चिम से इसे काउंट करेंगे तो ये 180 डिग्री पर ही आएगी। आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये एक ही बार काउंट होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, अब ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम अगर ग्रिड में बनाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, देखिए ये यहाँ पर दिखाई गई है पिक्चर, इसे अगर हम इस तरीके से ग्रिड में बनाते हैं तो हम एक कोई स्थान है उसका हम फिक्स जो ये बता सकते हैं कि वो स्थान कहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लेकर भी बताया कि जैसे असम में जो है दुबरी जो है 26 डिग्री उत्तर में है अक्षांश पर, और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में है। तो अगर हम असम में जो दुबरी स्थान देखना चाहते हैं तो 26 डिग्री जो अक्षांश है उसे देखेंगे, और जो पूर्वी में जो पूर्व में हमारा जो देशांतर है उसे देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा दुबरी इस तरीके से आ जाएगा, हम बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारा जो मैप है इस तरीके से डिसाइड किए, जो हमारा ग्लोब होता है उसे अगर हम पन्ने पे उतार के देखिए तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया गया। तो अब देखते हैं हम जो देशांतर होता है वो समय डिसाइड करने में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। अगर हम पहले की बात करें, पहले के ज़माने की बात करें, तो उस टाइम पर क्या होता था, जो समय है उसे मापने के लिए सबसे अच्छा साधन किसे माना जाता था, चंद्रमा जो है उनकी जो गति वगैरह है उन्हें देखा जाता है, सूर्य की गति वगैरह देखा जाता है। सूर्य जो है उसे देखा, सूर्य का भी घूमता नहीं है पर जो पृथ्वी है उसकी गति को देखा जाता था, ठीक है। तो सूर्य को आधार मानकर हम ये देखते थे, सूर्य और चंद्रमा को आधार मानकर हम ये देखते थे कि कब जो है कौन सा समय हो गया। जैसे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में हमेशा क्या होता है, मतलब कि अगर देखें तो हर दिन सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी होता है। तो हम ये पाते हैं कि जब भी जो है पूरा विश्व समय निर्धारण जो है उसका सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता था कि पहले के अगर आप अपने जो दादा दादी हैं उनसे पूछेंगे तो वो यही बताते हैं, या फिर उनसे बड़े जो पूर्वज हैं हमारे उनसे पूछेंगे तो वो यही बताते हैं हमें कि जो सूर्य है उसको देखकर हम डिसाइड करते थे कि अब जो है इतना समय हो गया होगा, लगभग इतना समय हो गया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे बताया गया स्थानीय समय का जो अनुमान है सूर्य के द्वारा लगाया जाता था, उसकी परछाई यानी कि सूर्य जो पड़ता था और उसके बाद जो परछाई क्रिएट होती थी, परछाई बनती है ना जब हम सूर्य जैसे दोपहर के समय परछाई बनती है, तो परछाई को देखकर अनुमान लगाया जाता था कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा दोपहर है या किस तरीके से। तो यहाँ पे बताया गया सूर्य उदय के समय क्या होता है, जो दोपहर है उसमें सबसे छोटी परछाई बनती है, और सूर्य उदय और अस्त के समय में सबसे लंबी परछाई बनती है, और इसको देखकर पता लगता था कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, दोपहर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया ग्रीनविच पर जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर है वो डिसाइड किया गया है, तो उस पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु पे होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होगी। यानी कि अगर यामोत्तर पर सीधे किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की सबसे ऊपर है सूर्य यामोत्तर के ऊपर,
तो यानी कि वहाँ पर के दोपहर हो रही होगी, और इस यानी कि जितनी प्रमुख यामोत्तर पर जितने भी देश आ रहे हैं उन सब में क्या है दोपहर हो रही होगी, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर टाइम डिसाइड करने के लिए हमें बताया गया है कि हम जो है पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में बांट रहे हैं, क्योंकि हम ग्रीनविच को एक प्रमुख यामोत्तर मान रहे हैं, और उसके इस साइड वाला जितने भी हैं देश वो सारे के सारे जो पूर्व में आते हैं, और इस साइड वाले जितने भी हैं पश्चिम में आते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पूर्व में ग्रीनविच के पूर्व में जितने देश हैं उन पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, ग्रीनविच से भी पहले पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पहले हो जाता है। अब अगर इस साइड जाएंगे हम यानी कि पश्चिम में जाएंगे, तो इसका मतलब क्या ग्रीनविच के बाद में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचेंगी, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर टाइम डिसाइड करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, लगभग 24 घंटे में क्या करती है, अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ये बात तो हमें पता है, अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी क्या कर रही है, इस तरीके से टेढ़ी है पृथ्वी, और अपने अक्ष पर अपने आप जो है कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में अपना एक अक्ष पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है लगभग। अब यहाँ पर जो है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब निकल के, यानी कि 360 को अगर हम 24 से भाग देते हैं तो ये क्या है, 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है पृथ्वी, घूमती है। ठीक है, ये चीज़ निकल के आती है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब अगर हम 1 घंटे को भी जो है बांट दें मिनट में, तो यानी कि 4 मिनट में जो है जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमती है, ये निकल कर यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो क्या है ग्रीनविच से अगर हम 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे, यानी कि ग्रीनविच यहाँ पर है और इसके पूर्व में 15 डिग्री यहाँ पर पहुँचे इस वाले देशांतर रेखा पर, तो यहाँ पर समय जो है कितना हो रखा होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, और हमने बताया था कि जो ग्रीनविच देशांतर रेखा के बीच में जो गैप होता है 15 डिग्री का होता है। ठीक है, हमने ये बात की थी ना कि 15 डिग्री का गैप होता है हर देशांतर रेखा के बीच में, और 15 डिग्री जो है उसे पार करने में 1 घंटा लग रहा है हमारा। सिंपल सी बात है, 60 मिनट या फिर 1 घंटा आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पर अगर हम आगे जा रहे हैं तो आगे हम प्लस करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पहले आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या है दोपहर के 1 बज चुके होंगे, यानी कि 12 में हम 1 जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोपहर के क्या है 1 बज चुके होंगे। ठीक, 60 मिनट ऐड कर देंगे 12 में, तो हमारा क्या है, हमारा 1 बन जाएगा, 1 बज जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बताएगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं टाइम को लेकर। तो ये चीज़ यहीं पर थी। इसके बाद जो है हम जो मानक समय है क्यों मानते हैं, जैसे कि भारत का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है, तो ये क्यों माना गया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको समझना है। देखो, अरुणाचल प्रदेश जो है उससे लेकर हमारा जो देश का जो आखिरी देशांतर है, वहाँ पर पहुँचने में, सूर्य की रोशनी पहुँचने में लगभग 2 घंटे के आसपास समय लग ही जाता है। तो इसका मतलब क्या, रेलगाड़ियाँ जो होंगी यहाँ से 12 बजे चलिए मान लीजिए, और यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर क्या है वो 12 अब बजते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो जाएगी, होगी इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देश में अलग अलग समय होगा तो कामकाज वगैरह सब कुछ उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, असम में अगर जो है दोपहर के मान लीजिए 12 बजे हैं, तो क्या गुजरात में भी उस टाइम पर जो अगर 12 नहीं बजे होंगे, तो हम कैसे समझेंगे इस बारे में। तो यही चीज़ है, यानी कि समय में भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या है, एक जो है अपना मानक डिसाइड कर लिया है कि जैसे कि अभी हमने पूरे विश्व का एक मानक डिसाइड किया था, जिससे हम ग्रीनविच का जो देशांतर रेखा है उसे मानते हैं प्रमुख यामोत्तर। इसी तरीके से भारत ने और जितने देश हैं उन सब ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है। ये हमारा देखो, ये जो है ये वाली जो देशांतर रेखा जाती है हमारी 82 डिग्री एंड हाफ, जो पूर्व की तरफ जो देशांतर रेखा है, ये जो है ये हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, आपको ध्यान रखना। अब आप सोचेंगे यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इतना कम, तो ये 2 बराबर भागों में कैसे बांटा गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 बराबर भागों में, दिखने में 2 बराबर भाग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा दिख रहा है हमें। ठीक है, लेफ्ट साइड अपनी, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जो ये दिखाया गया है, जो ये हमारा क्षेत्र है, वो यहाँ पर कम दिखाया गया है, पर है तो इतना ही बराबर ना, जितना बराबर यहाँ पर है। तो यही चीज़ है। तो ये वाली जो है हमारी मानक यामोत्तर है, और ये हमारी कितनी डिग्री पर है, आपको ध्यान रखना है, 82 डिग्री एंड हाफ पूर्व की तरफ है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है
अब इसको लेकर यहाँ पर समझाया गया है कि अगर ऐसा नहीं हो कि मानक जो समय है उसका निर्धारण नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत से जो देशांतर होंगे, देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियाँ हैं, उनका जो समय सारणी होगी वो तैयार करनी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। ठीक, गुजरात के द्वारका और असम के जो डिब्रूगढ़ है उसके जो स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का क्या है अंतर है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस याम्योत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का जो मानक समय है वो मानकर और समय जो है तय किया जाए। और इसी तरीके से हमारे भारत देश का 82 डिग्री पूर्व भी बोल सकते हैं, पर इसे एग्जैक्ट 82 डिग्री एंड हाफ जो है पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है मानक याम्योत्तर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यही चीज़ें हमें एक्सप्लेन की गई है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से समय का डिसाइड होता है। तो ये जो है हमें बताया गया, और यहाँ पर बताया गया कि किसी भी देश का जो ये यामोत्तर हो सकता है, मानक जो समय है उसके लिए जो स्टैंडर्ड लाइन हमने डिसाइड की है, एक देशांतर रेखा जो है चुनी है, अपने भारत की एक है, क्योंकि हमारे भारत का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इतने सारे जो देशांतर रेखाएँ हैं वो अलग अलग हों, यानी कि बहुत ज़्यादा देशांतर रेखाएँ नहीं आती है भारत के एरिए में। बट अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो देश हैं उनमें क्या है, बहुत सारे जो देशांतर रेखाएं हैं वो होकर गुजरती है, तो वहाँ पर क्या है उनका जो मानक समय है वो क्या अलग अलग होता है। जैसे कि रूस में क्या है 11 मानक समय, भारत में 1 मानक समय है, बट रूस में 11 मानक समय है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसी के अकॉर्डिंग है, और आपको ये चीज़ आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए जो टाइम डिसाइड करने का टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप सभी एक छोटी सी कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।